Dear student, today's topic is diabetes. Okay, in this topic, we will talk about its causes, symptoms, and treatment, prevention. Nowadays, diabetes is very common problem. That's why हमें क्या करना है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर पाएंगे, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं और ख़ुद को भी और अपने जानने वालों को इसके बारे में बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे ये डेवलप होती है, हमारी बॉडी में क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से कि ये होती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ क्या होती है कि जब डायबिटीज़ होने का कारण क्या होता है कि जो हमारा जो हमारी जो बॉडी की जो सेल होती हैं, वो क्या नहीं कर पाती है कि ये जो बॉडी की जो सेल होती है वो इस जो शुगर होता है जो कि अपने खान पान में या डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, या जो हमारी बॉडी में जो होता है बनता है, मतलब हम कुछ भी फूड लेते हैं, शुगरी जूसेस लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में पहुंचता है। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं, वो इसको क्या नहीं कर पाती, प्रॉपर यूज़ इसका नहीं कर पाती, यानी कि वो एबल नहीं होती, इसको यूज़ करने में अनेबल होती हैं। और वो इसको क्या करती है, एनर्जी के तौर पे भी इसका यूज़ नहीं कर पाती। नहीं तो क्या होता है कि जो शुगर होता है वो जो हम अपने डेली लाइफ में लेते हैं, डेली रूटीन में लेते हैं, तो वो हमारे को हम कैसे उसका यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए। तो वो एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा जब डायबिटीज़ होने होती है तो ये जो बॉडी की सेल होती हैं ये कमज़ोर हो जाती है। कहने का मतलब है ये अनेबल, मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है वो लॉस हो जाती है, कि ये उसको क्या नहीं कर पाती, अडॉप्ट नहीं कर पाती, यानी कि उसको ले नहीं पाती शुगर को अपने अंदर। और उसका जो होता है उसका जब वो ले ही नहीं पाएंगी तो क्या नहीं कर पाएंगी, वो एनर्जी की तरह उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगी शुगर को। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो शुगर होता है वो अब वो कहीं जा नहीं पा रहा है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो स्टार्ट हो जाएगा जमा होना, कहाँ पे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मिस मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो जिसके कारण मतलब ये जो अब क्या हो रहा है कि जो डायबिटीज़ है उसका मिसमैनेजमेंट जब हो जाता है, जैसे कि जब शुगर का लेवल बढ़ जा रहा है और वो हम उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। जैसे कि हमारा जो बॉडी है उसमें हमारे जो ऑर्गन है, जो टिश्यूज़ हैं, यानी कि जो सेल होती हैं वो उसको ले नहीं पा रही हैं, उसी से क्या होगा, ये हमारी जो ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ये सारे जो होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा किडनी, हार्ट, आई, नर्व्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई क्यों होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या कारण इसके हो सकते हैं, तो इसमें ये होता है कि जब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूडिंग ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में चलता है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, अपने खान पान जो हमारा चलता है, वो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट के सोर्स होते हैं, वो हम उसमें कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, वाइटामिन भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट वी यूज़। तो उसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ये डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, यानी कि उसको तोड़ता है एनर्जी के रूप में, फिर वो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, इस तरीके से उसका डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हम राइस ले रहे हैं, यानी कि रोटी दाल, ये रोटी चावल दाल सभी कुछ ले रहे हैं, मतलब ब्रेड राइस पास्ता, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए। अगर हम दूसरे उसमें देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो क्या करता है कि योर बॉडी ब्रेक दिस डाउन इनटू शुगर। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको शुगर के रूप में ब्रेक डाउन करती है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो उसको डाइजेस्ट करती है। ठीक है, यानी कि उसको तोड़ती है और फिर वो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में यूज़ हो जाता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज होता है हमारे वैन अगर ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम, जब हमारा जो ये ग्लूकोज होता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, तो इसकी क्या ज़रूरत होती है, इट नीड हेल्प अ की, यानी कि यहाँ पर ये अब क्या काम कर रहा है, तो जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज पहुंचा तो वो एक की तरह है, एक तरीके से देखा जाए तो एक की तरह है, मतलब चाबी की तरह है, जो कि अब क्या करता है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उसको जगह ढूंढता है, उसकी उसको ओपन करना चाहता है कि ताकि मैं वहाँ पे पहुँचूँ और अपना काम कर पाऊँ। लेकिन क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, तो ये डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर इसका यूज़ होता है वहाँ पर ये पहुँचता है। ठीक है, एक की तरह काम करता है। तो
जहाँ भी इसको जगह मिलती है, जहाँ इसका यूज़ होना होता है, वहाँ ये जाता है और इसका यूज़ होता है, ठीक है। विच इज़ इनसाइड योर बॉडी सेल, जो कि कहाँ जाता है, हमारे जो बॉडी में जो सेल होती हैं, जो बॉडी की सेल होती हैं, वहाँ पे ये जाता है, जिससे कि हमारे टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। तो इन्हीं जब ये हेल्दी होते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो भी हेल्दी होंगे। तो जब ये इसके बाद क्या होगा, जो ब्लड स्ट्रीम में था अब वो कहाँ पहुँच गया, हमारे सेल में पहुँच गया, और सेल से फिर क्या बनेंगे, हेल्दी बॉडी, हेल्दी जो सॉरी हेल्थ बॉडी के जो टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। तो ये दिस हेल्प और की इज़ इंसुलिन। अब इसके लिए जो ये पहुंच तो गया है, अब यहाँ पे कि इसको हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करता है, एक की तरफ, वो होता है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या होता है, वाई इज ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, मतलब क्यों हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, जब इतना डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसको हाई नहीं होना चाहिए। तो वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन होता है, जो कि हमारे क्या करता है, पेनक्रियाज उसको बनाता है हमारे बॉडी में। पेनक्रियाज क्या होता है, वो एग्नाशय जिसे बोलते हैं, वो उसको क्या करता है, बनाता है, ठीक है, हमारे बॉडी में अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जितनी हमारी बॉडी की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उतना वो पेनक्रियाज क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है इंसुलिन को, ठीक है। रेगुलेट करता है, मतलब उसको शुगर के लेवल को रेगुलेट करने के लिए ये पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो ये पेनक्रियाज होता है वो कहाँ पे रहता है, बिहाइंड योर स्टमक, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है उसके बिहाइंड में ये लोकेटेड होता है, यानी कि पीछे, ठीक है। और जो पेनक्रियाज होता है वो क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, मतलब हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होता है वहाँ पे को इंसुलिन क्या होता है, वो पहुंच जाता है किसके थ्रू, पेनक्रियाज के थ्रू, ठीक है। तो जो इंसुलिन होता है अब वो पहुंच तो गया है, तब उसने वहाँ पे क्या करना शुरू करा, एक की तरह काम करना शुरू करा, ठीक है। जैसे कि की होती है वो अनलॉक करती है लॉक को, तो यहाँ पर ये अनलॉक किसको कर रहा है, सेल को, जो हमारे बॉडी वॉल, जो हमारी बॉडी की जो सेल वॉल होती हैं उसको उनको ये ओपन करता है, यानी कि एज ए डोर, उनका डोर को ओपन करता है, समझ लीजिए, जिससे कि जो ग्लूकोज होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, बॉडी सेल में एंटर हो जाता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर, जो ग्लूकोज अब वहाँ पे पहुँच गया तो वो उसको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी जो बॉडी की सेल होती है, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एज ए फ्यूल क्या होता है, ग्लूकोज वहाँ पे प्रोवाइड होता है, और टिश्यू एंड ऑर्गन को क्या करता है, वो प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वाई इज़ माई ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, अब ये जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई क्यों होता है, हाउ डज दिस हैपन, क्यों हो रहा है, क्योंकि इफ़ यू हैव डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो योर पेनक्रियाज डजंट मेक एनी इंसुलिन, तो आपका जो पेनक्रियाज है वो क्या नहीं कर सकता है, इंसुलिन को नहीं बना पाएगा, मतलब जितना प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पाएगा जितनी की हमें, बनाएगा भी तो लेकिन उतना नहीं बना पाएगा जितनी की हमारी कोई ज़रूरत है, ठीक है। एक तो कारण ये हो जाएगा, अगर हमें डायबिटीज़ हो रही है तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो इसका मतलब प्रॉपर इंसुलिन उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। और योर पेनक्रियाज मेक्स इंसुलिन, अगर वो बना रहा है, पहले तो बनाने में ही अनेबल होगा, और अगर बनाता है तो वो क्या नहीं कर पाता है, योर बॉडी सेल डजंट रिस्पॉन्ड टू इट, यानी कि जो हमारी बॉडी की सेल होती है वहाँ पे वो बन तो रहा है लेकिन वो उसको अच्छे से उस पर अपना रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, यानी कि उसका यूज़ नहीं कर पा रही, अनेबल है, ठीक है। तो एंड कांट यूज़ इट एज इट नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल वे में उसका यूज़ करती हैं वो उसको नहीं कर पा रही जो हमारी बॉडी की सेल होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज कांट गेट इनटू योर बॉडी सेल, तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी सेल में नहीं पहुंच पाता है, और वो कहाँ स्टे करता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है, ठीक है। और हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायबिटीज़ जो होती है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर हम इसकी डायबिटीज़ को देखें तो वैसे कॉमन तो इतने तरीके से होती है, लेकिन फिर वो आगे हम देखेंगे उसमें और भी डिफरेंट टाइप की अदर भी होती हैं, मेनली तो 1, 2 और जेस्टेशनल बोल सकते हैं आप, तो ठीक है। अब इनमें सभी में देखिए मेन काम जो होता है इंसुलिन ही आपको देखने को मिलेगा। टाइप 1 में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो डजंट जनरेट सफिशिएंट इंसुलिन, यानी कि बॉडी ही नहीं बना पा रही इंसुलिन सफिशिएंट, जो कि हमारे ग्लूकोज को क्या पर कर पाए, रेगुलेट कर पाए। अब 2 में क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन, वही सेम हो रहा है कि जो इंसुलिन का सिक्रीशन है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, इनसफिशिएंट है, ठीक है। और जो जेस्टेशनल है उसमें क्या हो रहा है कि जो बॉडी है इज़ नॉट
नॉट एबल टू प्रोवाइड इंसुलिन, वो भी क्या हो रही बॉडी इंसुलिन को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, यानी कि सभी में क्या हो रहा है इंसुलिन का रोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़, तो हम देख सकते हैं कि जो अभी हमने देखा था 1 2 एंड जेस्टेशनल, तो जो इसके जो टाइप होते हैं मेनली तो 3 टाइप के होते हैं, वैसे अदर भी काफ़ी होते हैं जो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा, दिस टाइप इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ओके, यानी कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ कह सकते हैं हम इसको, एक तरीके की जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उसी का जो डिसऑर्डर होता है वही ये इसमें देखने को मिलती है टाइप 1 डायबिटीज़। मीनिंग जब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, इसका मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो अपनी ही बॉडीज़ की सेल को अटैक करती हैं। ठीक है, वो मीनिंग योर बॉडी अटैक इटसेल्फ, अपने ही अपने सेल को हार्म करती हैं, उसको वो पहचान नहीं पाती, हेल्दी सेल को भी अटैक करने लगती है। इन दिस केस इंसुलिन प्रोडक्शन सेल इन योर पेनक्रियाज आर डिस्ट्रॉयड, जिसके वजह से क्या होता है कि जो पेनक्रियाज की जो सेल होती हैं, ठीक है, जो हेल्दी सेल होती है, जो कि पेनक्रियाज की जो सेल होती है जो कि क्या करती है इंसुलिन को प्रोवाइड करती है, वो क्या हो जाएंगी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, अप टू 10% ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज़ हैव टाइप 1। ओके, मीन जो 10% ऑफ पीपल हैं जिनको क्या होगा डायबिटीज़, मतलब देखने को मिलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिलती है। इट इज़ यूजुअली डायग्नोज इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट। ठीक है, वैसे तो जनरली ये कॉमन होता है, चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है और यंग अडल्ट में भी देखने को ये कॉमन होती है, लेकिन ये डेवलप होती है एनी एज में, किसी भी एज में ये डेवलप हो सकती है। और इट वाज वंस बेटर नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़। ठीक है, इसको जो है जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, यंग अडल्ट में देखने को, तो जुवेनाइल का इसको नाम दिया गया है। ठीक है, हम इसके नाम से भी इसको जानते हैं। पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ नीड टू टेक इंसुलिन एवरी डे। ओके, तो जिनको ये वाली डायबिटीज़ होती है तो उनको क्या करना होता है, जो इंसुलिन होता है वो पर डे उनको, मतलब एवरी डे उनको लेना होता है। ठीक है, ताकि इसका डाइजेशन ठीक से हो पाए। दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ठीक है, इसीलिए इसको अब इसमें किसकी रिक्वायर हो रही है, इंसुलिन की रिक्वायर हो रही है, किसमें डायबिटीज़ 1 में, तो इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब है टाइप 2, तो इसमें क्या होता है कि विद दिस टाइप जो डायबिटीज़ होती है, ये हमारे जो बॉडी होती है इसमें क्या होता है कि बॉडी इधर डजंट मेक इनफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन तो बनाती है लेकिन उतना नहीं बना पा रही है सफिशेंट। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, योर बॉडी सेल डोंट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द इंसुलिन, तो हमारा जो बॉडी सेल होती है वो नॉर्मली क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है फिर उसके लिए बॉडी की सेल की, या तो वो रिस्पॉन्स बन रहा है मतलब सफिशिएंट नहीं है इंसुलिन, तो और एक तो रीज़न ये हो सकता है डायबिटीज़ 2 का, और दूसरा ये हो सकता है कि जो हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं नॉर्मली उसमें क्या नहीं कर पा रही हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हैं, उसको उतनी अच्छी से वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, और ये जो 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, मतलब वो जो थी 10% तक देखने को मिली थी, और ये जो होती है अप टू 95% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ हैव टाइप 2। ओके, मीन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है 95% ऑफ पीपल में तक देखने को, इतने तक पर्सन इससे सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, और यूजुअली अकर इन मिडिल एज, यानी कि जो मिडिल एज होता है, ओल्डर एज होता है, उसमें ये होती है ज़्यादातर। ठीक है, मतलब एज के साथ होती है, इंक्रीजिंग एज के साथ। ठीक है, अदर कॉमन नेम इसको फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ इंक्लूडिंग अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। ठीक है, तो इसको हम अदर जो कॉमन नेम होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को, हम उसको अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ भी कह सकते हैं, इससे भी इसको कभी कभी बोला जाता है। योर जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मे हैव कॉल्ड इट हैविंग अ टच ऑफ शुगर, और जो ये बड़े लोग होते हैं वो बस बोलते हैं कि टच ऑफ शुगर है, मतलब छूते ही ये हो जा रहा है, यानी कि मतलब जब एज के साथ साथ क्या करना शुरू करते हैं, वो शुगर को लेना कम करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शुगर टच करते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये एक कॉमन उनमें
है, देखने को मिलता है बड़े लोगों में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़, मतलब वही हम पढ़ रहे हैं अभी कितने टाइप से होती हैं। अभी जैसे मैंने बोला 3 तो कॉमन होती है, उसके अलावा ये देखिए ये भी आपको देखने को मिलेगी प्री डायबिटीज़। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप इज़ द स्टेज बिफोर टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। ये यानी कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उससे पहले की स्टेज को जो होता है प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी कि जो वो लक्षण देने शुरू कर देगी कि अब डायबिटीज़ होनी है। तो ब्लड शुगर लेवल आर इसमें हाई हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल जितना रहता है उससे हाई होने लगता है, और नॉट हाई इनफ टू बी ऑफिशियली डायग्नोज विथ टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। ये जो होता है हाई तो होता है, लेकिन ये ऑफिशियली इसको डायग्नोज नहीं किया जाता है उस समय तक कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही है, ठीक है। ये इसलिए इसको डायबिटीज़ से पहले का जो पीरियड होता है उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। दिस टाइप ऑफ डेवलप इन सम वुमेन ड्यूरिंग दिस देयर प्रेगनेंसी, ओके। मीन ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये उनमें होती है जो कुछ प्रेग्नेंट लेडी होती हैं जिनमें कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, यानी कि उन लेडीज़ में, उन प्रेग्नेंट वुमेन में जो कि पहले उनको नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव करी उस समय उनको डायबिटीज़ हो गई, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली गोज अवे आफ्टर प्रेगनेंसी। मीन जैसे मैंने अभी बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली जो होती है आफ्टर प्रेगनेंसी वो ठीक हो जाएगी, यानी कि वो उसके बाद नहीं रहेगी, ठीक है। और जो लेडी होती है वो पहले अपनी प्री उसमें आ जाएगी कंडीशन में, ठीक है। तो मतलब ये प्रेगनेंसी जो जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये अपना आप ही सबसाइड हो जाएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, कहने का मतलब। हाउएवर इफ यू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़ यू आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़, ओके। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है तो कोई तो रीज़न होगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब प्रेगनेंसी के समय में हुई है। प्रेगनेंसी के समय में क्यों हुई है, क्योंकि आप उसमें रिस्क फैक्टर में होंगे, आपको ऐसे कुछ रिस्क हैं जिसकी वजह से आप उसके अंदर आए हैं, तो आपको क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लेटर ऑन इन लाइफ, यानी कि आपकी जो आगे की ज़िंदगी है उसमें ये डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, तो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंक्लूड, अब कुछ कॉमन लेस कॉमन है जो कि आपने ज़्यादा सुने नहीं होंगे, तो इनमें है मोनोजेनिक डायबिटीज़ सिंड्रोम होता है, ये रेयर होता है और इनहेरिटेंट फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ होती है, ठीक है। यानी कि हेरिडिटी से तो वैसे सभी मिलती हैं, लेकिन ये इन मतलब ये भी जो होती है इसका मतलब औरों का तो फिर भी चांसेस अदर भी हो सकते हैं, कुछ अदर कंडीशन डिजीज़, अदर डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, लेकिन इसका जो मोनोजेनिक डायबिटीज़ के जो सिंड्रोम होता है उसके तो नाम से ये लग रहा है कि ये इनहेरिटेड है, मतलब ये यही इसका मेन कॉज है हेरिडिटी में, ठीक है। अकॉर्डिंग अप टू 4% ऑफ ऑल केसेस, ठीक है। एग्जाम्पल आर न्यूनेटल डायबिटीज़। अब इसमें क्या होता है, बच्चा पैदा होते ही वो डायबिटीज़ हो रहा है, ठीक है। एंड मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, और यंग पर्सन को भी क्या हो रहा है, वो उसको डायबिटीज़ हो रही है, जिसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ बोलेंगे। और जो बेबी बॉर्न होते हैं तो किसके साथ होते हैं, डायबिटीज़ के साथ होते हैं, तो उसको न्यूनेटल डायबिटीज़ बोलेंगे, ओके। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़, यानी कि इसमें डायबिटीज़ हो रही है स्पेशली पीपल विद दिस डिजीज़, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ स्पेसिफिक टू पीपल विद दिस डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़, ओके। देन द ड्रग और केमिकल इंड्यूस्ड डायबिटीज़। तो अब यहाँ पे कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसको थी उसको ये हुआ, ठीक है, सिस लाइक फाइब्रोसिस जो होती है बन जाती हैं, और जो केमिकल और कुछ ड्रग वगैरह जो लेते हैं उसके वजह से भी कभी कभी ये डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें कि ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट करते हैं कुछ लोग, तो जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उन्होंने किया है उसके बाद हो सकती है, कुछ उनको ड्रग ऐसी मिली हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ कॉज हो जाती है, या HIV एड्स वगैरह उन्हें हो सकती है, ठीक है। और अगर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड लेते हैं उसकी वजह से भी देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय इसका ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है, तो मतलब कुछ ड्रग केमिकल की वजह से भी ये वाली डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस भी आपने नाम सुना होगा, कि ये जो होती है रेयर कंडीशन होती है, डिस्टिंक्ट रेयर कंडीशन देखने को मतलब कम देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि कॉजेज योर किडनी इज़ प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से जो किडनी होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड सम जो 3.2 मिलियन पीपल ऑफ ऑल एजेस, अबाउट
1 in 10 हैव डायबिटीज़ इन द यूएस, यानी कि यूएस में जो होते हैं वो कम से कम 10 में से जो एक होगा उसको वो डायबिटीज़ कहलाता है। मतलब जो 10 लोग हैं उसमें से किसी एक को पक्का है कि डायबिटीज़ होगी, यानी कि किसी भी एज में देखने को मिला है। तो वहाँ पे कम से कम जो होता है 34 से 2 मिलियन, यानी कि 34.2 मिलियन ऑफ पीपल इससे सफ़र कर रहे होते हैं यूएस की बात है। और सम 7.3 बिलियन अडल्ट एज 18 एंड ओल्डर, यानी कि 18 ईयर्स और उससे ज़्यादा एज के जो होते हैं वो बच्चों में कम से कम 5 में से किसी एक को देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस भी देखने को मिले आर अनवेयर दे दैट दे हैव डायबिटीज जस्ट अंडर 3% ऑफ ऑल यूएस अडल्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डायग्नोज विद डायबिटीज इंक्रीज एज, और कुछ पर्सन है जो कि इंक्रीजिंग एज के साथ देखने को मिलते हैं, डायग्नोज होते हैं, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जब वो अपना डायग्नोज कराते हैं, यानी कि अपना जब वो जांच कराते हैं खून की, तो उसमें उनको डायबिटीज़ देखने को मिलती है। एंड देन मोर देन 26% ऑफ अडल्ट एज 65% एंड ओल्ड, तो 26% ऐसे अडल्ट हैं जो कि 65 तक की एज तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एज में वो क्या करते हैं, उनको डायबिटीज़ कॉज हो जाती है। तो वो उनका रेशियो क्या है, 4 में से कोई एक ऐसा होगा कि जो कि इस एज के ग्रुप में आता होगा डायबिटीज़ वाला। ठीक है, देन रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिससे कि डायबिटीज़ कॉज होती है, यानी कि जो ये कॉमन होते हैं, जैसे कि एज 40 ईयर्स, उसके बाद प्रिकॉशन लेना, मतलब वैसे तो 30 के बाद ले लेना चाहिए, पर क्या है कि ये एक एज है जो कि रिस्क फैक्टर होती है कि ये हो सकते हैं। ठीक है, और लाइफ स्टाइल जो होती है वो इनएक्टिव रहती है, यानी कि ज़्यादा उनको लेज़ी लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा रेस्टिंग पोजिशन वाली है, कोई वर्किंग नहीं है। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, ज़्यादा हैवी वर्किंग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के समय जो मैंने अभी बताया था, पढ़ा था हमने। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी कि जब उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी रेगुलेट नहीं है, इम्पेयर्ड है, ठीक नहीं है। ठीक है, और एबनॉर्मल लिपिड लेवल, अगर उन्होंने लिपिड अपना टेस्ट कराया वो भी एबनॉर्मल है। और बीएमआई अबव 23 kg से ज़्यादा उनकी बीएमआई है, फैमिली हिस्ट्री में भी अगर है तो ये उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर जो टाइप 1 डायबिटीज़ का होता है वो है फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, और क्या हो सकती है, जो एज होती है। ठीक है, यूजुअली जो डेवलप इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, तो ज़्यादातर ये जो होता है बच्चों में और यंग अडल्ट में देखने को मिलता है। और पैनक्रियाज में अगर कोई इंजरी हो जाए या पैनक्रियाज किसी तरीके से उसमें डिसऑर्डर आते हैं तो ये अपना जो सिक्रीशन होता है, इंसुलिन नहीं प्रॉपर बना पाएगा, तो पैनक्रियाज की वजह से भी ये कॉज होता है, जिस अगर उस पर इंजरी हो जाए तो। ठीक है, हु गेट डायबिटीज़, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, तो ये जो होता है डायबिटीज़ जो होती है अल्टीमेटली किसको डेवलप होती है, कौन कौन से इसके रिस्पेक्ट होते हैं, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि पेरेंट्स को किसी को या सिबलिंग को, मतलब भाई बहनों को हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो ये होगा। और इंजरी अगर पैनक्रियाज में जैसे भी हमने देखा था, और इंजरी जैसे उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, उसकी कोई सर्जरी की हो या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें चोट लग गई हो, तो उसकी वजह से ये होगा। एंड पेरेंट्स ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़, अगर जो पेरेंट्स हैं, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ एंड ऑटो एंटीबॉडीज़, यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज़ मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर होती है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हम मतलब मिस्टेकन वो हमारा जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन है उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको एंटीजन समझती हैं, यानी कि अपने हेल्दी टिश्यूज़ को वो नहीं पहचान पाती, रिकग्नाइज नहीं कर पाती हैं, और उसी को वो क्या करती है, अटैक करती है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, उनका डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से भी ये होता है। फिजिकल स्ट्रेस, अगर ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले रहे हैं फिजिकली, जैसे कि कोई सर्जरी हुई है, इलनेस हुई है, उसकी वजह से और एक्सपोजर टू इलनेस, ठीक है, कोई वायरस की वजह से कोई बीमारी है तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा। देन टाइप 2 डायबिटीज़ के जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो होते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओवरवेट हो सकता है, ओबेसिटी मतलब कि ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा वेट है, अकॉर्डिंग टू एज और हाइट क्या है, वेट उसका ज़्यादा है, और उसके किसी फैमिली मेम्बर को ये है डायबिटीज़। ठीक है, उसके अलावा क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर है तो भी होगा। एज,
अगर उसकी ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो ठीक से नहीं है, इनएक्टिव है, तो भी होगा। ठीक है। रिस्क फैक्टर इन प्री डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, वो तो जैसा भी हमने देखा था, और ओवरवेट, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, और जो ये जो एचडीएल है, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा उसका, यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो कम होगा, और जो हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होगा वो बड़ा, मतलब वो ज़्यादा होगा। फिजिकली इनएक्टिव होंगे, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, काम करने में थोड़े सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और एज उनकी 45 से ऊपर है। ठीक है, या उससे ज़्यादा है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ उनको पहले रही है, कभी जब उन्होंने बर्थ किया, बेबी को डिलीवर किया था, और उनका जो वेइंग है मोर देन 9 पाउंड रहा का बेबी, बेबी उनका जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, 9 पाउंड का। तो उसमें भी ये देखने को मिलता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर उसमें हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, या स्मोक वो करते हैं, तो उनमें ये चांसेस होते हैं कि ये ज़रूर से टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। देन रिस्क फैक्टर ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, अब इसके क्या होंगे, इसमें भी वही है, देखिए कॉमन फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या फिर इसमें पेरेंट्स और सिबलिंग किसी को भी हो सकता है। प्री डायबिटीज़ होगी, प्री डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ इसमें जिनको होगा उसमें ये हो सकता है। और ये एक रेसेस जो होती हैं उसमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि ये अफ्रीकन अमेरिकन और ये इस तरीके से, और हैविंग ओवरवेट, ओबेसिटी, ज़्यादा अपने वेट है, और 25 ईयर से ऊपर है, तो ये रिस्क में हो सकते हैं। ठीक है। और व्हाट कॉजेज़ डायबिटीज़, तो जो इसके जो कॉजेज़ होते हैं वही हम देख रहे हैं अभी। तो टू मच ग्लूकोज सर्कुलेट इन योर ब्लड स्ट्रीम, तो ये क्यों हो रहा है, हमारे जो इसके कारण से, जो अभी हमने कारण देखे थे डायबिटीज़ के, उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो गया नॉर्मल से। ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है। डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज़, अब ये डिपेंड करता है कि उसकी किस तरीके की डायबिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसके ब्लड का जो लेवल होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड में, वो हाई होता है। तो इसमें जो कॉज टाइप 1 डायबिटीज़ का जो कॉजेज़ होते हैं, इम्यून सिस्टम डिजीज़ होगी, हो तो ये हो सकता है, यानी कि जो हेल्दी इम्यून एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने ही इम्यून सिस्टम, मतलब अपने ही एंटी जो सेल होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करना दे स्टार्ट कर देती हैं। बॉडी अटैक एंड डिस्ट्रॉय इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है। और जो बॉडी होती है, जो मतलब इसी में ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है, इम्यून सिस्टम डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमने पहले देख लिया था कि जो बॉडी अटैक करती हैं और उससे अपने ही सेल में, तो क्या होगा कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं हमारे पेनक्रियाज की, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसके वजह से ये टाइप 1, मतलब इंसुलिन को ठीक से प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये डायबिटीज़ होने के कारण हो सकते हैं। विदाउट इंसुलिन टू अलाउ ग्लूकोज टू एंटर योर सेल, अगर ये इंसुलिन के बिना अगर हमारे एंटर करता है हमारे सेल में, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज बिल्डअप हो जाएगा, जमा हो जाएगा हमारे सेल्स में और हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। तो उससे भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ कॉज हो जाएगी। और एक तो था तो ये तो सारा इम्यून के वजह से हो रहा है, इम्यून सिस्टम डिजीज़ की वजह से। दूसरा जीन्स की वजह से भी हो सकता है, जो कि पेरेंट्स से उसको मिलता है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को ऐसा है तो। ठीक है। और वायरसेस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से किसी को कोई इम्यून सिस्टम अटैक आया है, कोई बीमारी ऐसी हो गई है जैसे कि HIV, एड्स एक्सेट्रा, तो उसमें भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। देन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, या फिर प्री डायबिटीज जिसे बोलते हैं, टाइप 2 से पहले प्री डायबिटीज़ हमने अभी पढ़ा था, तो उसमें क्या होगा कि जो बॉडी सेल होती हैं वो अलाउ, मतलब वो जो इंसुलिन होता है उसको अलाउ नहीं करती अपने अंदर काम करने के लिए। ठीक है। तो हमारी बॉडी की सेल उसको लेती ही नहीं है, जिससे इंसुलिन को, जिससे कि वो प्रॉपर अपना काम कर पाए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बॉडी की जो सेल होती हैं वो रेजिस्ट कर हो जाती हैं इंसुलिन के लिए, वो मतलब एक तरीके से उसको रेजिस्ट हो जाती है, यानी कि उसको नहीं ले पाती हैं, वो अनेबल होती हैं उसको रिसीव करने के लिए। तो जो पेनक्रियाज होता है वो क्या नहीं कर पाता, अपना कांट कीप अप और एंड मेक इनफ इंसुलिन। तो जो पेनक्रियाज होता है, एक तो ये रीज़न होता है कि बन तो रहा है लेकिन बॉडी सेल उसको नहीं ले रही हैं, अडॉप्ट नहीं कर रही हैं। और दूसरा होता है कि जो पेनक्रियाज होता है वो ठीक से बना ही नहीं पाता है इंसुलिन जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है। ग्लूकोज लेवल जिससे क्या होता है, बढ़ जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है जिससे बेबी को न्यूट्रिएंट मिलता है ड्यूरिंग इन जो
इंट्रायूट्राइन लाइफ में, यानी कि जब वो वॉर्म में होता है बेबी, बर्थ से पहले उसको क्या मिलता है, खाना पाना, जो भी खाना पीना वगैरह जो उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, वो प्लेसेंटा से मिलती है। तो ये जो पार्ट होता है ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी जो होती है, बॉडी की जो सेल होती है वो मोर रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन के लिए, ठीक है। यानी कि वो क्या नहीं कर पाती, इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाती है उसकी बॉडी, ठीक है। एक तो ये जो हार्मोन होता है वो इस तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिससे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी जो बॉडी सेल होती है वो क्या नहीं कर पाती, इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो जाती है, वो उसको रेजिस्टेंस हो जाती है, उसको रिसीव नहीं कर पाती। एंड योर जो पेनक्रियास कांट मेक इनफ इंसुलिन, ओके, टू ओवरकम दिस रेजिस्ट, ये जो होती है, जो इंसुलिन जो होता है वो इनफ नहीं बना पाता है पेनक्रियास, ठीक है। टू मच ग्लूकोज रिमेन इन योर ब्लड स्ट्रीम, जिससे कि जो ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। अब इसके सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ इंक्लूड थर्स्ट, यानी कि ज़्यादा प्यास लगेगी नॉर्मल से ज़्यादा, वी और उसको क्या होगा, कमजोरी आएगी, थकान रहेगी, फीलिंग उसको हर समय थकान सी रहेगी, ब्लर विजन ठीक से नहीं, धुंधलापन दिखने लगेगा, नमनेस हो जाएगा और टिंगलिंग हो जाएगी, झंझनाहट सी होने लगेगी उसको हाथ पैरों में, और स्लो हीलिंग, यानी कि अगर उसको कोई कट लग जाए, कोई चोट लग जाए तो क्या होगा कि उसकी जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब जल्दी से ठीक नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। और अनप्लान वेट लॉस, और आपने कोई प्लान भी नहीं करा, ना कोई एक्सरसाइज करी, ना कुछ किया, तब भी वेट लॉस हो जाता है फ्रीक्वेंटली। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और क्या होगा कि यूरिनेशन जो होता है वो जल्दी जल्दी उसको फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाता है, जाने की बार बार उसको यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रीक्वेंट अनएक्सप्लेन इन्फेक्शन, और क्या होता है कि कोई बिना किसी बात के उसको जल्दी से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे वाले सिम्टम इसमें आते हैं। ड्राई माउथ हो जाएगा, उसको मतलब थर्स्ट लग रही है ना बार बार, तो माउथ ड्राई हो रहा है। और अदर सिम्टम में क्या होगा, वुमेन में तो ड्राई और स्टिकी स्किन हो जाएगी उसकी, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन भी कैच कर लेगी, जैसे कि यूटीआई वगैरह उसको होगा, यीस्ट इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। और मैन में क्या होगा, डिक्रीज सेक्स ड्राइव, उसको सेक्स की कोई इच्छा नहीं करेगी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, यानी कि वही सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। और जो मसल्स होती हैं वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूरिनेशन की बार बार जाने की इच्छा करेगी, थर्स्ट, बार बार प्यास लगेगी, और उसको भूख भी ज़्यादा लगती है, और एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, ब्लर विजन हो जाएगा, उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा, मतलब हल्का धुंधला दिखेगा, कट अगर लगेगा तो वो बहुत कम धीरे से सही होता है, और बिना किसी प्लान के वेट लॉस होता है, और नमनेस इन द हैंड, ठीक है, झंझनाहट सी होगी। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो सिम्टम होते हैं वो डेवलप होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो जाएंगे, मतलब टाइम नहीं लगता है इसमें। ये कब होता है, वी मतलब कुछ ओवर अ फ्यू वीक, कुछ ही वीक में ये कुछ वीक और मंथ में ही ये डेवलप होने लगते हैं। सिम्टम बिगन व्हेन यू आर यंग, ये तब से स्टार्ट होने लगते हैं जब आप यंग होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ 1 के सिम्टम, यानी कि लक्षण जो आने लगते हैं वो यंग लाइफ से ही आने लगते हैं, ठीक है। कुछ उसको कुछ डेवलप होने में कुछ महीने से कुछ सब मंथ लगते हैं, हफ्ते से मंथ लगते हैं। एज अ चाइल्ड, टीन एंड यंग, ये जो होते हैं यंग लाइफ में, यानी कि जब आप बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, यंग अडल्ट होते हैं, तभी से ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर कुछ इसको इग्नोर कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं इसमें कॉन्शियस रहते हैं और टेस्ट वगैरह कराते हैं, ठीक है। एडिशनल सिम्टम इंक्लूड, इसमें क्या होगा कि नोजिया होगा, यानी कि दिल मचलाएगा, मितली सी आने लगेगी, वॉमिटिंग टाइप की मन करेगा, और स्टमक पेन होगा, और मतलब दर्द होगा पेट में भी, और यीस्ट इन्फेक्शन होगा, यूरिन और यूटीआई जिसे बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम। टाइप 2 डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ के सिम्टम क्या होंगे कि इसमें जो होते हैं ये स्लोली डेवलप होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं इसको डेवलप होने, टाइप 2 डायबिटीज़ को डेवलप होने में, प्री डायबिटीज़ के सिम्टम को डेवलप होने में, ठीक है। यूजुअली बिगिन डेवलप व्हेन यू आर एन एडल्ट, जब ये तब डेवलप होंगे जब आप क्या होते हैं, अडल्ट होते हैं। बट प्री डायबिटीज़ एंड 2 डायबिटीज़ जो होती है वो इन ऑल एज ग्रुप में डेवलप हो जाती है, यानी कि कोई भी ग्रुप में, एज के ग्रुप में ये डेवलप हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, और ये जो होती हैं किसी भी एज ग्रुप में बढ़ जाती है। जेस्टेशनल, इसके जो सिम्टम लक्षण, और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो 24 से लेकर 28 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी, जब लेडी जो प्रेग्नेंट होती है
तो वो जो जेस्टेशनल टाइम होती है इसके बीच में होती है, 24 से 28 हफ्ते की जब उसकी डिलीवरी का प्रेगनेंसी का टाइम होता है तब ये नोटिस की जाते हैं इसके सिम्टम, ठीक है। अब ये देखिए इसके जो डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आँखों में इसमें झुंझुनू हो सकती है, डायबिटीज़, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिनल फेलियर हो सकता है, न्यूरोपैथी जिसे बोलते हैं डायबिट, और ये फूट में जो होती है डायबिटीज़ फूट जिसे बोलते हैं वो हो जाता है, और एर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इसमें भी मैंने वीडियो बनाया है। नर्व डिजीज़ हो जाती हैं, हार्ट डैमेज हो सकता है, और स्ट्रोक हो सकता है। तो इसमें भी मैंने ये आई डिजीज़ हो गई, रेटिनल ये जो रीनल फेलियर हो गया, इनमें मैंने कुछ टॉपिक हैं जिनमें मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, उनमें डिटेल में मैंने इसके बारे में बात की है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन एंड इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है यही हम देख रहे हैं अभी। तो जो इफ़ अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर वो रिमेन हाई है, यानी कि वो कंट्रोल में नहीं है, हाई ही है, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अब फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी टिश्यू और ऑर्गन जो होते हैं वो मतलब काम नहीं करने शुरू नहीं करते प्रॉपरली, और वो क्या हो सकते हैं, सीरियसली डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और सम कॉम्प्लिकेशन जो होती कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ओवर टाइम, और फिर इससे क्या होता है कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जो कि एक हमारे घातक हो सकते हैं हमारे जीवन के लिए। तो इसके इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेंगी, जो कि ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। इसमें बहुत से उसमें मैंने वीडियो भी डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं। और मतलब जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है, उनकी जो वेन होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उससे रिलेटेड बीमारियाँ आ जाती है। वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, चेस्ट में पेन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, और ये सारी चीज़ें इसमें ये वाली प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती कार्डियोवास्कुलर में। इसमें क्या होती है, जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत पतली हो जाती है, जिससे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती इन वाली डिजीज़ में, ठीक है। देन है नर्व डैमेज। नर्व डैमेज मतलब न्यूरोपैथी इसमें हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, नमनिंग एंड टिंगलिंग, मतलब वही झंझनाहट सा होने लगेगा, एंड स्टार्ट टोज और फिंगर, देन मतलब ये नीचे टोज से स्टार्ट होगा, फिर फिंगर से, और उसके बाद ये स्प्रेड होगा अदर हमारे बॉडी और पार्ट में, ठीक है। फिर है किडनी डैमेज। किडनी डैमेज मतलब न्यूरो जो नेफ्रोपैथी, सॉरी, तो जो किडनी डैमेज हो जाएगी उसको नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, किडनी फेल इसमें हो सकती है, यानी कि वो अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी, तो क्या होगा, डायलिसिस, और डायलिसिस से भी फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा किडनी का। तो ये वाली कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं इसमें। आई डैमेज हो सकती है, जिसको रेटिनोपैथी बोलेंगे। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा लीड करता है फिर वो, ठीक है। उसके बाद है फुट डैमेज हो सकता है, जिसमें कि नर्व डैमेज, पुअर ब्लड फ्लो हो जाएगा वहाँ पे को, पुअर हीलिंग ऑफ द कट, यानी कि कोई भी अगर पैर में कट लग जाए, चोट लग जाए, तो वो ठीक से नहीं हो पाता, नहीं ठीक हो पाता जल्दी से, तो उसको फुट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, गैंग्रीन तक हो जाता है, ठीक है। और स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि माँ जो मैन कांट गेट कीप जो इरेक्शन फॉर्म इनफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। यानी कि उनको सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है मेंस को, अगर ये होती है प्रॉब्लम। एंड हियरिंग लॉस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, और डेंटल प्रॉब्लम भी आने देखने को मिलती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, इसमें प्री एक्लेम्शिया हो जाएगा मदर को, और उसमें फ्यूचर प्रेगनेंसीज में भी उसमें ये रिस्क रहेगा डायबिटीज़ होने का। जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है उसको, जब बाद में भी अगर प्रेगनेंसीज उसको कंसीव करेगी तो इसके, और उसको लाइफ में, अपने आगे की लाइफ में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। और जो न्यूबॉर्न होगा उसको हायर देन नॉर्मल बर्थ वेट, यानी कि जो उसका बर्थ वेट होगा वो ज़्यादा होगा बेबी का, और लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़, और ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस उसको ज़्यादा होंगे ओवर टाइम। और डेथ उसकी जो होती है शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी कि जो डेथ भी हो सकती है बर्थ के बाद उसकी जस्ट, ठीक है। इसमें डायग्नोज कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, इसमें जो डायबिटीज़ होता है 6.5 और अबव, ठीक है, परसेंट होगा। और इसमें जो फास्टिंग का होगा वो जो होता है इससे ऊपर होना चाहिए, जो फास्टिंग होता है वो 126 और उससे ऊपर होगा,
यानी कि जब भूखे पेट करते हैं सुबह के टाइम में तो इतना तक आना चाहिए या इससे थोड़ा ऊपर होगा। और ग्लूकोज जो होता है वो डायबिटीज़ जो होते हैं, डायबिटीज़ पर्सन की बात कर रहे हैं, 126 तक फास्टिंग होगा या उससे ज़्यादा होगा भूखे पेट भी। और अगर खाने के बाद करेगा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, यानी कि ग्लूकोज लेने के बाद या खाने के 2 घंटे के बाद, तो 200 से ऊपर होगा, ठीक है, यानी कि 200 तक होगा या उससे ऊपर होगा। जो प्री डायबिटीज़ है, यानी कि अब डायबिटीज़ है नहीं लेकिन चांसेस उसके हो सकते हैं, तो डायबिटीज़ से जो पहले वाली कंडीशन होती है उसमें 5 to 7 से लेकर 6.4 तक का जो इसका परसेंटेज होती है। और जो फास्टिंग होता है वो 100 से 125 mg होगा, यानी कि भूखे पेट में। और जो खाना खाने के बाद होगा वो पीपी भी बोलते हैं उसको। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जो होगा पोस्ट मील, वो 140 से लेके 199 तक हो सकता है प्री डायबिटीज़ में। और जो नॉर्मल होता है वो अबव 5% होगा और 99 से नीचे होना चाहिए फास्टिंग जो होता है, यानी कि भूखे पेट अगर कर रहे हैं तो 99 से नीचे होगा। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस जो होगा 139 से ऊपर होगा, ठीक है। तो यही सब है, इसमें ज़्यादा लेंदी हो रही है स्लाइड इसलिए फटाफट निकालेंगे। तो ये पता चली गया आपको। इसको पता लगाने के लिए जो होता है ब्लड टेस्ट का जो होता है, ये मैं सारे नोट्स दे रही हूँ, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको जल्दी इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है। तो डायबिटीज़ इज मैन डायग्नोज एंड मैनेज बाय द चेकिंग योर ग्लूकोज लेवल। तो मेनली तो इसमें ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, तभी आप इसका पता लगा पाएंगे कि ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो अगर है तो फिर डायबिटीज़ पेशेंट है, ठीक है। तो इसमें फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट होगा, यानी कि भूखे पेस्ट होगा, और खाना खाने के बाद होगा, उसको रैंडम ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और A1C टेस्ट इसमें किया जाता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट जो होता है वो मॉर्निंग के समय में करेंगे आफ्टर 8 आवर्स ऑफ ईट, यानी कि रात में जो आपने खाना खाया था कम से कम 8 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप उसका ब्लड टेस्ट करें सुबह। तो वो उसको बोलेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो उसके फिर देखा जाएगा कितना इसका वो आया है अमाउंट। और रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में जो होगा ये डन एनी टाइम, किसी भी समय में इसको कर सकते हैं रैंडम में, विदाउट द नीड टू फास्ट, यानी कि इसमें भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होती भूखे पेट। इसमें खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैंडम टेस्ट बोलते हैं। A1C टेस्ट जो होता है वो ये जो इसको HbA1c भी बोलते हैं टेस्ट को, और इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं। प्रोवाइड योर जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 month, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 month। दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अटैच टू हेमोग्लोबिन, ठीक है। दिस प्रोटीन इन योर रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन। तो ये जो होता है, ये जो टेस्ट होता है इसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ जो ये ग्लूकोन जो है वो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अटैच है हीमोग्लोबिन में। तो ये इससे भी पता चल जाता है कि ये जो टेस्ट ये इसमें मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में उसके ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने अटैच हैं, ठीक है। तो ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 month, यानी कि हर 2 से 3 महीने के अंतराल में एवरेज में इसको टेस्ट को ओवर द पास्ट मतलब पास्ट में 2 महीने हो चुके हैं या 3 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद अगर आपने इसे कराया और हीमोग्लोबिन टेस्ट आपने देखा, तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऐसे मॉलिक्यूल अटैच हैं जिसमें कि ग्लूकोज का अटैच कितने ग्लूकोज अटैच है, तो ये इसमें देखा जाता है। द प्रोटीन इन योर रेड ब्लड सेल, यानी कि जो आपके रेड ब्लड सेल में जो प्रोटीन अटैच होती है वो कितनी है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो ये इसमें देखा जाएगा। यू डिडंट नीड टू फास्ट बिफोर दिस टेस्ट, और आपको इस टेस्ट में भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है कि इसमें क्या होता है कि इसमें पहले तो इन दिस टेस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर किया जाता है आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट, यानी कि जब रात में आप खाना खा के सो जाते हैं तो सुबह आपने जब टेस्ट कराया फास्टिंग, वो आपने उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। और देन यू ड्रिंक
और शुगरी ड्रिंक। उसके बाद आपने क्या करा, कुछ ऐसा मीठा पेय पदार्थ लिया पीने के लिए, यानी कि शुगर आपको दिया, तो आपका ब्लड लेवल जो हो गया देन चेक। उसके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल करेंगे एट 1 आवर 2 and 3, यानी कि 1 घंटे के बाद टेस्ट करेंगे, फिर 2 घंटे के बाद करेंगे, फिर 3 घंटे के बाद करेंगे खाना खाने वो ग्लूकोज पीने के बाद। तो उससे फिर देखा जाएगा कि कितना कितना वेरिएशन आ रहा है, तो इससे भी पता चलता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ टेस्ट जो होता है उसमें आपको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो होता है, अगर वो जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, ये इसमें टू ब्लड ग्लूकोज टेस्ट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट है तो 2 ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होंगे। तो विद ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के साथ यू ड्रिंक अ शुगर लिक्विड एंड योर ग्लूकोज लेवल इज चेक 1 आवर लेटर। जब आपको ये पीने को देंगे शुगर और फिर 1 घंटे के बाद चेक करेंगे, तो यू डोंट नीड टू फास्ट, आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होती जेस्टेशनल में बिफोर ये टेस्ट करने से पहले। इफ़ दिस टेस्ट शोज अ हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ये जो अब इसमें क्या होगा, जो शुगर का लेवल होगा ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मल ओवर 140 mg/dl होना चाहिए, तो ये इससे बहुत ज़्यादा होगा। एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विल फॉलो। ये कैसे करना ओरल ग्लूकोज टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट, ये हमने पहले स्लाइड में आपको बताया कि उसको लेने के बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद करेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कि वो कितना तक का उसका वेरिएशन है। तो ये हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें भी क्या होगा, 2 ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, एक तो इसमें ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होगा, जो कि आप में क्या करते हैं, आपको कुछ लिक्विड देते हैं, शुगर पीने के लिए देते हैं, पीने वाला मीठा पेय पदार्थ, और ग्लूकोज लेवल को उसमें चेक किया जाता है 1 घंटे के बाद उसके, ठीक है। उसमें आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होती इस टेस्ट में, फिर ये आपका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो ये देखा जाता है। और डायबिटीज़ 1 जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्लड एंड यूरिन दोनों ही इसमें चेक किया जाता है, क्योंकि जो विल कलेक्ट एंड टेस्टेड ब्लड दोनों ही चेक किए जाएंगे, यूरिन और ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको चेक किया जाएगा। ब्लड चेक करेंगे ऑटो एंटीबॉडीज़ के लिए, अगर उसको उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ के साइन हो रहे हैं तो उसमें उसके लिए देखेंगे। और यूरिन, क्योंकि ऑटो इम्यून अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसमें वो अपने ही हेल्दी सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो इसलिए उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, क्योंकि पैनक्रियाज की हेल्दी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो ये इसमें ये वाला होगा। और यूरिन चेक इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कीटोन, अगर यूरिन में कीटोन प्रेजेंस है तो वो जो होता है, इसका मतलब है कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो साइन योर बॉडी इज़ बर्निंग फैट, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, फैट को एनर्जी की तरीके से यूज़ कर रही है, यानी कि फैट को वो बर्न कर रही है और उससे वो एनर्जी सप्लाई हो रही है, यानी कि वो शुगर सप्लाई नहीं हो रहा, शुगर को नहीं बर्न कर रही है, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर रही है, वो किससे एनर्जी ले रही है, फैट से। तो इसलिए ये कीटोन वो इसमें प्रेजेंस होंगे यूरिन में। दिस साइन इंडिकेट टाइप 1 डायबिटीज़, तो ये जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। सिम्टम और रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ शुड गेट टेस्टेड। तो ये जल्दी से इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहले तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, या आप हाई रिस्क में है कि किसी परिवार के किसी को हो, या मतलब मदर फादर या बच्चों भाई बहनों को तो डायबिटीज़ है, तो आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपने जल्दी टेस्ट करा लिया डायबिटीज़ का और वो पता चल गई डायबिटीज़ है, तो उसको मैनेजमेंट भी जल्दी कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, कम होंगे, और वो जल्दी से प्रिवेंट की जा सकती है, यानी कि उससे बचाव जल्दी, मतलब हमारे और ऑर्गन उससे नहीं खराब होंगे, हम उससे बचाव कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट को क्या करना चाहिए, इसका अगर हम पता लगाते हैं तो कि अगर उसमें प्री डायबिटीज़ है, तो मतलब डायबिटीज़ 2 से पहले का जो लक्षण होता है, अगर वो सब उसमें आ रहे हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसमें क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलेंगे, वेट लॉस करें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट ले, ठीक है, प्रिवेंट और डिले डेवलपिंग। तो उससे क्या होगा, ये जो डायबिटीज़ होती है या तो वो डेवलप नहीं होगी, और हो भी रही है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, देर में होगी टाइप 2 डायबिटीज़, है ना। तो ये है, अगर पहले पता लगाने से हम उससे बचाव कर सकते हैं। फिर हाउ इज़ डायबिटीज़ डायग्नोज, कैसे किया जाता है, टेस्ट करके किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो होता है फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, अगर उनके किसी पेरेंट्स में है, चिल्ड्रन में है, ये सारा देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। डायबिटीज़ रिलेटेड कीटो एसिडोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना इसमें। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो होता है, अडल्ट की जो एज होती है वो 45 या उससे ज़्यादा है,
तो वो होगा। अगर ये डायबिटीज अगर बच्चों में हो रही है तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, जो कि चिल्ड्रन और यंग में है। अब यहाँ पे क्या है, ओवर एज में हो रही है, यानी कि जो 2 वाली डायबिटीज़ है वो अडल्ट में और किस में हो रही है, 45 जो एज के जो ज़्यादा लोग हैं उनमें हो रही है। बिटवीन 19 to 44 एज इसका हो सकता है, उन लोगों में ही ज़्यादा होगी। ओवरवेट ओबेसिटी होंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। और चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 18 है, उनमें भी देखने को मिल सकती है। अगर वो ओवरवेट है, ओबेसिटी है उनमें, तो 2 रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ के एटलीस्ट कम से कम 2 रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के कुछ 2 रिस्क फैक्टर अगर उसमें हैं तो ये हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव हैड डायग्नोस डायबिटीज़, अगर वो इसके टेस्ट करने हैं वुमेन के कि वो उसका डायबिटीज़ तो नहीं है, उसको पता करने के लिए, तो जब प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन 24 to 28 अगर उसके का टाइम होता है वीक का, तो उस समय ये प्रेग्नेंट उसको टेस्ट करना चाहिए। सारे टेस्ट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन वीक ऑफ 24 एंड 28 जब उनकी प्रेगनेंसी होती है। तो इफ़ यू हैव अदर रिस्क फैक्टर, तो जेस्टेशनल डायबिटीज यू मतलब अगर आपको कुछ और अदर रिस्क फैक्टर है कि परिवार में किसी को रहा हो, या कुछ और, या ओबेसिटी ज़्यादा है, या कुछ और सिम्टम आ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। तो ये है, ये देखिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ये है टेस्ट, तो आप ये देख सकते हैं। फिर है हाउ टू मैनेज डायबिटीज़, कैसे करेंगे इसको मैनेज, ये ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करके करेंगे। ठीक है। और कैसे करेंगे, इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन फूड ले लेंगे, और कार्बोहाइड्रेट डाइट को कट करेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा हमको शुगर मिलता है। और मेडिकेशन अगर डॉक्टर ने प्रोवाइड करी है, मतलब एडवाइस करी, तो उसको लेना है हमको। योगा और एक्सरसाइज अपने रूटीन में देना है। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम अपने ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लाएंगे, उससे हमारी डाइट को प्लान करेंगे, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लेंगे, अपने ये जो अभी हमने देखा था वो सब करेंगे। इसमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो एचडीएल एंड जो एलडीएल होता है, उसको नॉर्मल मतलब रेंज में रखने की कोशिश करेंगे अपने डाइट से। और नॉर्मल उसको जैसे भी वो नॉर्मल हो ये करेंगे। मैनेज योर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना होता है। 140 to 90 तक का आप नॉर्मल रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। मैनेज योर इसको यू होल्ड द की द मैनेजिंग योर डायबिटीज़ बाय, कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग करेंगे। जैसे कि हेल्दी मील प्लान, खान पान का थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। इसमें मेडिटेरेनियन डाइट लेंगे, जिसमें कि वेजिटेबल, होल ग्रेन, बीन्स वगैरह, फ्रूट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। डैश डाइट लेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो होती है डैश जो डाइट लेंगे हम, इसमें डैश डाइट का मतलब होता है कि डाइटरी अप्रोच इज़ टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसी डाइट जो कि क्या करेगी, हाइपरटेंशन को स्टॉप करे। दीज डाइट हाई न्यूट्रिशन एंड फाइबर होते हैं, उसमें लो फैट और कैलोरी होगा। और कोई रजिस्टर्ड जो डाइटिशियन है उससे मिलके हम अपनी डाइट को प्लान करेंगे, और उसके न्यूट्रिशन को उसके बारे में समझेंगे, मील प्लानिंग करेंगे, अपने खाने पीने का जो मेन्यू प्लान बनाएंगे। एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, और एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट तो करना ही चाहिए। मतलब 30 मिनट्स, जो वीक के जो 5 दिन होते हैं उसमें जो होते हैं 5 दिन होते हैं, 30 मिनट तक एक्सरसाइज अपनी रेगुलर करनी चाहिए। वॉक, स्विम और ये करनी चाहिए एक्टिविटी, इन जिसमें कि इनमें से जिसमें भी आपको इन ज़्यादा पसंद है वो करना चाहिए इंजॉय के साथ, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज कर पाएँ। अचीविंग अ हेल्दी वेट अचीव करना है जितना कि नॉर्मल आपकी एज के अकॉर्डिंग। और मेडिकेशन के बारे में आपने डॉक्टर से बात करनी है, और अगर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उसको टाइम से लेना है। साथ में इंसुलिन अगर बोला है तो इंसुलिन भी लेना है, उसको क्लोजली टाइम उसका एक मैनेज करके बनाना है, और कैसे लेना ये सब देखना है। मॉनिटरिंग योर ब्लड ग्लूकोज, उसको बार बार उसको मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है लेवल कहीं बढ़ा तो नहीं है। और ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करना है घर पे ही। और कीपिंग योर अपॉइंटमेंट, अपना अपॉइंटमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले उस लेते रहना है कि कब कब चेक कराते रहना है उनको जाके। लेबोरेटरी टेस्ट कंप्लीटेड ऑर्डर बाय योर डॉक्टर, और जो भी डॉक्टर ने आपको कुछ लैब टेस्ट दिए हैं तो वो भी कराने चाहिए। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है। हाउ डू आई चेक माई ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैसे उसको आप चेक कर सकते हैं, वो इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, क्या ये इम्पॉर्टेंट। अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपने क्या करना चाहिए, एक अबाउट मतलब आपको क्या खाना है, क्या पीना है, इसका ध्यान रखते हुए कि डिसीजन आपको लेना है कि आपका ग्लूकोज लेवल क्या रहे। उसको चेक करने से आप मतलब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने खान पान का देख सकते हैं कि आपको क्या खाना है। फिजिकल एक्टिविटी और मेडिकेशन, इंसुलिन जो भी है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कितना लेना है, क्योंकि जब ग्लूकोज लेवल जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप मेडिकेशन और उसी इंसुलिन ले पाएंगे कि कितनी पावर की आपको लेनी है, ठीक है। और अपना ग्लूकोज लेवल को चेक करना है विद ब्लड ग्लूकोज मीटर आपको रखना है घर पे ही, जो वो ग्लूकोमीटर से अपने ग्लूकोज को चेक घर पे ही कर सकते हैं आप। उसमें आपको क्या करना होता है, प्रिक करना होता है अपनी फिंगर का एक साइड को, छोटा सा एक टच करना होता है निडल से, उसमें फिर आपको एक ड्रॉप ब्लड की जो होती है वो उसको स्ट्रिप जो आती है उसमें टच करना होता है ब्लड को, और उसको इंसर्ट करना होता है आपको अपने ये जो स्ट्रिप होती है मीटर पे, जो ये जो होता है ये। और फिर उसके बाद जो होता है आपको स्लोली उसको रीड करना होता है। मीटर विल शो, आपको वो शो कर देगा ग्लूकोज लेवल आपका, और उसी टाइम पे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं फिर वो उससे क्या करेंगे, उसको देख के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद वो आपको एडवाइस कर सकते हैं यानी, और आप खुद भी अपने लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। और एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव गिवन अस अनदर वे टू मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है जिसकी वजह से आप ग्लूकोज लेवल को मैनेज कर सकते हैं। कंटिन्यू ग्लूकोज मॉनिटर जो होता है वो टिनी सेंसर्स, जो ये बहुत पतले महीन सेंसर्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर क्या किए जाते हैं, इंसर्ट कर दिए जाते हैं, जो कि इसमें क्या नहीं करने होते, प्रिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें क्या होगा, इस प्रिक करने की जगह में ये सेंसर जो होते हैं वो आप नहीं किया जा प्रिक नहीं करेंगे, उंगली में बार बार उसको छेद नहीं करते हैं निकालने के लिए, टच नहीं करते सुई से, उसकी जगह में सेंसर अप्लाई किया जाता है बॉडी में। ये सेंसर क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑटोमेटिकली मेज़र करते रहते हैं और डिस्प्ले करते हैं आपके किसी भी समय का, ड्यूरिंग डे एंड नाइट का आपका जो मेजरमेंट है वो शो हो जाएगा। आज फिर आपने डॉक्टर को उससे आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल को दिखा सकते हैं और उसके बारे में उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। आस्क योर हेल्थ केयर टीम डू ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी। उसके बाद अपने जो ये व्हाट शुड माय ब्लड ग्लूकोज लेवल बी, आपको जो होता है ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हेल्थ केयर टीम जो होती है उसको क्या करती हैं, अब उससे आप बात कर सकते हैं कि व्हाट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी, कितना होना चाहिए, हैव अ स्पेसिफिक टारगेट रेंज, उसकी जो टारगेट रेंज होती है जनरली कितनी रहनी चाहिए और कैसे रहनी चाहिए, ये सब आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ग्लूकोज लेवल एट दीज टारगेटेड बिफोर मील, खाने से पहले आप बिटवीन 80 to 130 mg पर DL, और अबाउट 2 hours आफ्टर स्टार्टिंग अ मील, यानी कि अगर आपने खाना खा लिया है उसके बाद अगर आप ले रहे हैं तो लेस देन 180 mg पर DL, 180 से नीचे तक आपका होना चाहिए अगर खाना खाने के बाद आप ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब उसमें देखिए जो इसके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्लो ये व्हाट हैपन इज़ माय ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ लो, कैसे लो कर सकते हैं उसको, तो ये हैविंग मतलब क्या होता है इसमें आपको, जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम हो जाता है तो आपको उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है सिम्टम, आपको क्या लक्षण आएंगे, तो उसमें वो देखते हुए आपको फिर ये शुगर की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप थोड़ा सा शुगर ले सकते हैं उसी समय, अदरवाइज बहुत डेंजरस जो होती हैं वो इसका रिजल्ट होता है, ठीक है, अगर इसको मैनेज टाइम से ना किया जाए तो। हाइपोग्लाइसीमिया में जो होता है वीकनेस आएगी, शेकिंग होगी, यानी कि बहुत कमजोरी आएगी, और मॉइस्ट स्किन होगी, स्वेटिंग भी होगी, और फास्ट हार्ट बीट तेज़ चलेगी, धड़कन तेज़ होने लगेगी, और जो गिडीनेस जो डिजीनेस होगी, यानी कि दिल मचलाना जिसे बोलते हैं, और सडन हंगर, भूख भी लगेगी, अचानक से भूख लगने की, कन्फ्यूज़न रहेगा, और पेल स्किन रहेगी, ठीक है। तो ये तो होंगे लो के, ठीक है। नमनेस रहेगी अपने माउथ, मतलब ड्राइनेस रहेगा टंग भी, और इरिटेशन होगा, नर्वसनेस होगी, और इसमें नाइट
नाइटमेयर्स हो सकते हैं, मतलब बुरे बुरे सपने आएंगे, बैड ड्रीम और रेस्टलेस स्लीप होगी, ब्लर विजन होगा, हेडेक होगा, सीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें होती है। इसके ट्रीटमेंट में डायबिटीज़ की अगर कोई मेडिकेशन चल रही है तो वो लेनी होती है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। ब्लड शुगर को मेंटेन करना होता है, ये भी टाइम इसके बनाने होते हैं, उसी टाइम पे लेना होता है। ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग करना होता है, जैसे कि बीच अपने घर पे रख के स्ट्रिप से आप चेक कर सकते हैं। मी आफ्टर मतलब भूखे पेट वाला भी, फास्टिंग और रैंडम जो दोनों। और इंसुलिन की जो ये जो कुछ पिल्स होती हैं खाने को दी होंगी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी, वो लेनी होती है, ठीक है। उसके अलावा इंसुलिन अगर है, क्योंकि इससे मैनेज नहीं होता तो फिर इंसुलिन प्रोवाइड किया होगा, डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा, तो वो लेना होता है उसके इंजेक्शन, ठीक है। अगर हाई होता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अगर ब्लड का लेवल हाई हो जाता है, ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, तो वो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो हाइपरग्लाइसीमिया को हम बोलते हैं कि अगर वो 125 mg/dl से ज़्यादा होता है तो वो भी तब जब हम फास्टिंग में होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 180 mg 1 to 2 hours आफ्टर मील, ठीक है। खाना खाने के 1 to 2 hours जो होता है वो खाना खाने के 1 to 2 hours के बाद अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल कर रहे हैं तो वो जो 180 होता है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया के वो है लक्षण। ट्रीटमेंट में आप डिपेंड योर टाइप ऑफ डायबिटीज़, मतलब किस टाइप की डायबिटीज़ है उसी तरीके का आप ट्रीटमेंट करेंगे। अगर 1 है तो उसमें आपको क्या करना है, इंसुलिन को एवरीडे लेना है, क्योंकि इंसुलिन जो होती है वो पैनक्रियाज नहीं उसको सफिशिएंट नहीं वो कर पाती, बना नहीं पा रही है, ठीक है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है इसमें ट्रीटमेंट में आपको इंक्लूडिंग मेडिकेशन लेनी होती है, जो कि डॉक्टर ने आपको रिस्क फैक्टर को और डायबिटीज़ को देखते हुए प्रोवाइड किए हैं। इंसुलिन एंड लाइफ स्टाइल चेंज, और आपने इंसुलिन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। अपना जैसे कि अपने वेट को लॉस करना है, मतलब अपना वेट रिड्यूस करना है, और हेल्दी फूड लेनी है जिसमें शुगर का अमाउंट कम हो, कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट कम हो, और आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, ठीक है। प्री डायबिटीज़, हाउ इज़ डायबिटीज़ ट्रीटेड, वही हम देख रहे हैं। प्री डायबिटीज़ को आपको क्या करना, फोकस ऑन ट्रीटेबल रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर है उसको आपको ट्रीट करने हैं, जैसे कि लॉसिंग वेट बाय ईटिंग, मतलब आपको क्या करना है, लॉसिंग जो अपना वेट है उसको कम करना है अपने खान पान से और अपनी हेल्दी डाइट से, जैसे कि मेडिटेरियंस डाइट लेनी है आपको, और इसमें एक्सरसाइजिंग करनी है आपको। और जो एक्सरसाइज होती है वो मतलब जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था कि एटलीस्ट जो होती 30 मिनट करना है इन अ वीक 5 डेज़ में, मतलब 5 दिनों में 30 मिनट तक का करनी चाहिए कम से कम एक हफ्ते में। और इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ में आपको ग्लूकोज लेवल को जो होता है अगर बहुत ज़्यादा जो इज़ नॉट टू हाई, अपना जो ग्लूकोज लेवल है बहुत ज़्यादा उसको हाई नहीं करने देना है। इफ़ यू हैव दिस टाइप एंड योर ग्लूकोज लेवल इज़ टू हाई, तो ये होगा जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो इसमें आपको डाइट में और रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट से आपको इसको कम करना है। और इफ़ देयर टारगेट गोल इज़ स्टिल नॉट मेट, फिर भी आपको इससे मतलब ग्लूकोज लेवल इज़ वेरी हाई, मतलब फिर भी ये सब करके भी ग्लूकोज लेवल हाई है, तो आपको क्या करना है, अपने हेल्थ केयर टीम से जाके बात करनी है, और जो भी मेडिकेशन है या इंसुलिन है वो लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट में ही हम देख रहे हैं कि, और इसमें जो होता है ऐसा कुछ मेडिकेशन होती है जो कि आपके पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है, ताकि वो क्या करे, इंसुलिन को प्रोवाइड करें, रिलीज़ करें, और स्लो डाउन द रिलीज ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम योर लीवर। और जो आपका लीवर है वो स्लो डाउन द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज़ करे अपने बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके की मेडिकेशन होती है जो कि वो अपने बॉडी उसको स्टोर करके रखता है अपने लीवर में ग्लूकोज को, तो वो उसको स्लोली करके रिलीज़ करे। और ब्लॉक द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर स्टमक और इंटेस्टीन, ठीक है। जो हम खान पान करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो जल्दी से क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, और तो उसको क्या करेंगे, स्लो ब्रेक डाउन हो, तो इस तरीके की कुछ मेडिकेशन होती है जो कि उसको ब्लॉक करती है ब्रेक डाउन होने से, ठीक है। एंड सो दैट योर टिश्यू आर मोर सेंसिटिव बेटर रीच टू, तो ये क्या होती है, टिश्यू आर मोर सेंसिटिव इंसुलिन, कुछ टिश्यूज़ होती हैं जो कि क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं इंसुलिन की हमारी बॉडी में, नो ठीक से मतलब उस नहीं
वो कर पा रही हैं, इंसुलिन प्रोवाइड नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा तो उससे उससे वो उसका एक्शन नहीं ले पा रही, उससे काम नहीं कर पा रही। तो इसलिए जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन सही से नहीं हो पाएगा अगर इंसुलिन उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका ब्रेक डाउन जो होता है वो धीमा कर दिया जाएगा, ठीक है, या रोक दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन। और इस मेडिकेशन के द्वारा ये जो मेडिकेशन है इंसुलिन है वो ऐसे वर्क करते हैं हमारे इन शुगर को कंट्रोल करने में, और हेल्प रीड योर बॉडी ऑफ ग्लूकोज थ्रू इंक्रीज यूरिनेशन। और कैसे करते हैं, ज़्यादा यूरिन होने से भी ये इसको ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं वो रिलीज़ करते हैं ताकि वो कम हो जाए। अब उसमें है कि आर देयर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर डायबिटीज़, कुछ और अदर ट्रीटमेंट भी है। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, 2 तरीके से ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, कर सकते हैं इसमें। एक तो पेनक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन होगा जो कि ये पॉसिबल है पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन, जो कि क्या होगा कि इम्यून सप्रेसिव ड्रग। अब इसके लिए क्या होगा, अगर ये कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इम्यून सप्रेसिव ड्रग, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने वाली कुछ ड्रग लेने की, जो कि डील करेंगे जो मतलब ये जो होती है हमारे लाइफ को और डीलिंग विद द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस ड्रग। तो ये फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा ये होता है तो उसके लिए हमें इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मेडिकेशन लेनी पड़ती हैं, और वो जिसका भी ये होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कुछ ड्रग के, तो उससे उसको डील करना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया। ट्रांसप्लांट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी जो इंसुलिन होती है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो वो इंसुलिन उनको स्टॉप भी कर सकते हैं क्योंकि उनको जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। आर देयर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ डायबिटीज़, भी पढ़ रहे हैं कि कुछ और ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो ट्रांसप्लांट हो गया पेनक्रियाज का, दूसरा हो गया पेनक्रियाटिक आइलेट्स ट्रांसप्लांट। जो आइलेट्स की जो ट्रांसप्लांट है पेनक्रियाटिक आइलेट्स, यानी कि पूरा पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, इसमें उसकी कुछ सेल ट्रांसप्लांट हो रही है जिसमें जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इस ट्रांसप्लांट में जो क्लस्टर ऑफ आइसलेट्स जो सेल होती हैं, ये जो आइसलेट्स जो सेल होती हैं और जो कि इंसुलिन को बनाती है, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं कहाँ पे, फ्रॉम एन ऑर्गन, यानी कि कोई और ऑर्गन से उससे डोनेट करते हैं पेनक्रियाज में, और जो पेनक्रियाज की जो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं सेल उसको रिप्लेस कर देते हैं इन हेल्दी सेल से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन बनना स्टार्ट होगा। और अनदर ट्रीटमेंट भी होते हैं इसके टाइप 1 डायबिटीज़ में। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होगा उसमें इम्यूनोथेरेपी दी जाएंगी। तो टाइप 1 जो इम्यूनो सिस्टम डिजीज़ होती है, इम्यूनोथेरेपी उसमें देंगे, तो वो यूज़ मेडिकेशन टर्न ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो वो हमारे जो इम्यून सिस्टम होगा उसको स्ट्रॉन्ग रखेगा, और वो जो हेल्दी सेल को जो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जो भी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली जो प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी सबसाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर है बैरियाट्रिक सर्जरी, भी इसमें एक अनदर ट्रीटमेंट है जिसका मतलब होता है कि ये इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का। इसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इसमें क्या किया जाता है कि ओबेसिटी अगर किसी को है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जब होता है ओवर 35 से ज़्यादा हो रहा होता है, तब ये वाला सर्जरी को यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी ओबेसिटी को या फैट को कम किया जाए, ठीक है। मच इम्प्रूव ब्लड ग्लूकोज, इससे क्या होगा, अगर वेट लॉस होगा तो ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएगा बॉडी का, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट, अपना वेट के अकॉर्डिंग वो उसका वेट लॉस होगा तो जो ये लेवल होगा ब्लड ग्लूकोज का वो भी कम होगा। और अदर अदर मेडिकेशन आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट एनी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर उसकी कोई और अदर हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़ हो या कुछ और प्रॉब्लम के लिए वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ये भी क्या कर सकते हैं, डायबिटीज़ को डेवलप होने में मतलब लीड करते हैं। कुछ और अदर मेडिकेशन अगर चल रही है, जैसे कि इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या कुछ और है, तो वो भी क्या करती है, डायबिटीज़ को डेवलप करती हैं। तो कंडीशन इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और अदर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी इसमें हो सकती हैं। तो यही है। और डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके मन में आता है कि कैन प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ प्रिवेंटेड, क्या इसको इससे हम बचाव कर सकते हैं, ये जितनी भी हमने डायबिटीज़ पढ़ी। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके जो फैमिली हिस्ट्री है और जो रेस है कांट भी चेंज। अब देखो इसमें बचाव, आप फैमिली हिस्ट्री को तो चेंज नहीं कर सकते, किसी में पेरेंट्स में किसी को है या कभी रहा हो तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और ना ही किसी की रेस को हम चेंज कर सकते हैं।
यानी कि उसकी किस तरीके के रेसेस हैं, वहाँ हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अदर रिस्क फैक्टर, देर आर अदर रिस्क फैक्टर दैट बी एबल टू सम कंट्रोल। लेकिन हम कुछ अदर हैं जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कि उससे हम कैसे कर सकते हैं, अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स को और डिक्रीज योर जो चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। यानी कि जो ऐसे जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर्स को से बचा सकते हैं ताकि ये डायबिटीज़ ना हो। तो हम क्या करेंगे, ईट अ हेल्दी डाइट सच एज द मेडिटेरेनियन डाइट ले सकते हैं, डैश डाइट ले सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और इसमें हम अगर अपनी डेली रिक्वायरमेंट अगर हम काउंट करें एवरी डे की कितनी कैलोरी हम ले रहे हैं, तो उतनी कैलोरी में से 250 कैलोरी अगर हम डेली कम करते हैं तो क्या होगा कि हम अपने जो एक हफ्ते में आधा पाउंड वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और फिजिकली एक्टिव रहने से 30 मिनट अ डे जो होती है एक्सरसाइज करना चाहिए। अचीव वेट हेल्दी इफ़ यू फॉर यू वर्क अचीव अ वेट दैट्स हेल्दी फॉर यू। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि हमको अपना हेल्दी वेट को अचीव करना है। ऐसा नहीं कि हमने अपना वेट रिड्यूस कर लिया बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वेट रिड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये आपको क्या करना, अपने डॉक्टर से पता करना है कि आपके लिए कितना सफिशेंट रहेगा वेट, तभी आपको रिड्यूस करना है। ठीक है। और लोअर योर स्ट्रेस, अपने जो स्ट्रेस है, चिंताएं, उसको भी दूर करनी पड़ेगी। रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज़ करनी पड़ेगी, और माइंडफुल मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो जिसमें अल्कोहल वाली कुछ बेवरेजेज होती है, पीने के पदार्थ होते हैं जिसमें अल्कोहल होता है पर डे, तो उसको कम लेना पड़ेगा। और एडिकेट अमाउंट ऑफ स्लीप, और स्लीप भी पूरी लेनी पड़ेगी अपनी। वैसे तो 6 आवर बोलते हैं, यहाँ पे 7 to 9 आवर्स लिखा है, तो ये देखना पड़ेगा। तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्मोकिंग को कम करना है, और बिल्कुल से छोड़ देना है मतलब। और टेक मेडिकेशन डायरेक्टली बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और अपने डॉक्टर से ही सलाह लेके मेडिकेशन अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो वो लेनी है। और रिस्क फैक्टर जो हार्ट डिजीज़ के हैं उसको मैनेज करना है। जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। और नहीं तो वो रिस्क फैक्टर टाइप 2 डायबिटीज़ के हो सकते हैं। इफ़ यू थिंक यू हैव सिम्टम ऑफ प्री डायबिटीज़, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। कैन टाइप 1 डायबिटीज़ भी प्रिवेंटेड, क्या टाइप 1 डायबिटीज़ को हम बचा सकते हैं उसको? तो बिल्कुल नहीं। हम उससे बचाव मतलब बच सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि जो हमने आगे से पढ़ते आ रहे हैं कि वो अपने ही सेल को अटैक करते हैं। तो इसलिए हम ये जो होता है ये हम इससे नहीं बचा सकते अपने को। तो अदर फैक्टर में भी इन्वॉल्व टू, और इसके साथ कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं जैसे कि जेनेटिक चेंज। अब किसी की जेनेटिक में ही ये है तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। कैन द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ भी प्रिवेंटेड, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्रॉनिक जो कॉम्प्लिकेशन है लंबे समय से आ रहे हैं तो वो किस चीज़ की, उससे क्या होगा, इलनेस होगी और डेथ भी हो सकती है, देखने को मिलती है अगर उसको लंबे समय से ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है देखने को मिल रहे हैं डायबिटीज़ के। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड शुगर होगा वो बहुत लंबे समय से ज़्यादा है, उसको उसमें कुछ साल भी हो सकते हैं। तो तब से वो है और उसको डायग्नोज है, तो वो क्या, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये जो होते हैं ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फूड को अपने कंट्रोल करके हेल्दी फूड लेना है, और जो जिससे कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट नहीं लेनी है। ठीक है। और अपने हेल्थ को रिकॉर्ड मतलब चेक करते रहना है, हेल्दी रहना है, अपने को चेक कराते रहना है, ग्लूकोज टेस्ट करते रहना है, और डायग्नोस करते रहना है, एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, नॉर्मल वेट गेन करना है अकॉर्डिंग टू एज। तो ये इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिकेशन कुछ दिए हैं तो वो उसको प्रॉपर टाइम से लेना है, ट्रीट करना है, रिस्पेक्टर्स को मॉनिटर करना है, ब्लड शुगर को, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेंटेन करना है अपने वेट को, और वेल हाइड्रेटेड लेना है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा अच्छे से पीना है, और क्विट करनी है अपनी स्मोकिंग अगर ले रहे हैं तो। ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं नई कई वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है पर है यूज़फुल। ओके, गुड बाय, टेक केयर।